हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, हम सप्लाई चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसमें हम लॉ ऑफ सप्लाई कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कवर कर रहे हैं। उसका ये चौथा वीडियो है जिसमें आज हम कवर करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। एक एक करके टोटल 11 डिटरमिनेंट्स को हम कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे 11 डिटरमिनेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तीसरा, इनपुट प्राइसेस। चौथा, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। पांचवा, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। छठा, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। सातवां, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। आठवां, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। नौवां, नेचुरल फैक्टर्स। दसवां, अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। और आखिरी 11th है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। आइए इन सारे के सारे डिटरमिनेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। जो हमारा सबसे पहला डिटरमिनेंट है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी में दो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, जिसमें पहली बात ये कही जा रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इट्स ओन प्राइस। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है सप्लाई का वो उसकी खुद की प्राइस है। जैसे जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, और जब प्राइस फॉल करेगा तो सप्लाई भी फॉल कर जाएगी। आगे इन्होंने कहा, गिवन अदर थिंग्स, larger quantity of a commodity will be supplied at a higher price and smaller quantity will be supplied at a lower price। साधारण सी भाषा में, हायर प्राइस पे आप लार्जर क्वांटिटी बेचेंगे, मतलब अगर कीमत ज्यादा है तो आप ज्यादा बेचना चाहेंगे, और अगर कीमत कम है तो आप कम क्वांटिटी बेचना चाहेंगे। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप किसी चीज को महंगे में बेचेंगे तो आपको जो प्रॉफिट का मार्जिन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा जब कोई वस्तु महंगी होती है, और जब कोई चीज सस्ती अगर आप बेचेंगे तो कंपैरेटिवली आपको जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बहुत कम मिलेगा। इसीलिए महंगी चीजों को ज्यादा बेचना सप्लायर्स पसंद करते हैं। दूसरा जो पॉइंट प्राइस ऑफ कमोडिटी में बताया गया है वो ये है कि देयर विल बी this will be so because the higher the price given the per unit cost of production, the higher is the per unit profit. The higher profit would motivate the firms to supply more in order to earn higher profits। कहने का मतलब कि जब किसी भी एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, वो अगर हायर होती है, ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा महंगे में बिकेगा भी। जैसे टाटा कंपनी की एक कार है नैनो, जो शुरुआत हुई थी 1 लाख 1.25 लाख रुपए से शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसकी प्राइस बहुत कम थी। और एक कार है टाटा की सफारी या हैरियर, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब टाटा कंपनी नैनो में बहुत कम कमा रही होगी और हैरियर को जब वो बेच रही होगी तो तकरीबन टाटा नैनो के बराबर उसको प्रॉफिट हो जा रहा होगा, लाख रुपए के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हो जा रहा होगा। कहने का मतलब साधारण शब्दों में यह है कि जब आप कोई चीज सस्ती प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है और उसकी सेलिंग प्राइस भी कम होती है, तो प्रॉफिट का मार्जिन भी उसमें कम होता है। जब कोई चीज महंगी अगर आप बनाते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और प्रॉफिट मार्जिन भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बीइंग अ प्रोड्यूसर, जब आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो आप मोटिवेट हो जाएंगे उस चीज को और प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा जो है वो है गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर हमारा दूसरा डिटरमिनेंट है। इसमें तीन बातें बोली गई हैं। पहली बात, द गोल्स ऑफ द फर्म्स में बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन और रिस्क मिनिमाइजेशन। तो पहला गोल क्या है? किसी भी प्रोड्यूसर का या फर्म का पहला गोल यह है कि वो उसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, मतलब अपने मुनाफे को बढ़ाना है, उनकी जो सेल है उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, जो जो भी उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किया वो ज्यादा से ज्यादा उसे बेच सकें, और रिस्क को मिनिमाइज करना है। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी रिस्क सामने आ रहा है ना, उसको इन्हें क्या करना है, कम से कम करना है, उसे मिनिमाइज करना है ताकि बिजनेस में नुकसान ना हो। दूसरा, मोस्ट ऑफ द फर्म्स ट्राई टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। जाहिर सी बात है, अगर आपकी भी कोई फर्म है या आने वाले समय में आपकी कोई फर्म होगी, बिजनेस करेंगे, तो आप भी कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें।
तीसरा जो बात इन्होंने कहा है वो ये है कि द हायर इज द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी, द हायर विल बी द अमाउंट सप्लाइड बाय फर्म्स एंड वाइस वर्सा। इन्होंने कहा कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के को जब भी कोई एक फर्म सेल कर रही है और उसको हायर प्रॉफिट हो रहा है तो वो हाई अमाउंट उसे सप्लाई करेगी, ज्यादा से ज्यादा उसे बेचेगी, ठीक है। और वाइस वर्सा में इनके कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कमोडिटी में उनको लो प्रॉफिट हो रहा है तो उसे कम ही सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा डिटरमिनेंट। तीसरा डिटरमिनेंट है इनपुट प्राइसेस। इसके तीन भाग हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि अनदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज द prices of inputs or factors used in its production such as raw materials, labor, machines etc. तो अगली जो चीज इन्फ्लुएंस करती है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई को वो है उसके इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जानते होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया, सस्ता इस्तेमाल किया कि महंगा इस्तेमाल किया, लेबर सस्ते हैं कि महंगे हैं, मशीन सस्ती है कि महंगी है। आप इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं तो ये भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि अगर ये आपने सस्ता डाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, महंगा डाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, हायर क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी और वो हायर रेट पे बिकेगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी आपको कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि इफ द प्रोड्यूसर हैव टू पे हायर प्राइसेस टू सिक्योर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर। जाहिर सी बात है कि अगर, ध्यान से समझिएगा प्लीज, कि अगर किसी प्रोड्यूसर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सिक्योर करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा देना पड़ गया, मतलब मार्केट प्राइस 200 रुपए और वो 300 रुपए पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सिक्योर करने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा देना पड़ा, तो जाहिर सी बात है जब आप ज्यादा पे करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। और इन्होंने आगे बोला है अगले पॉइंट में कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस लो वॉल्यूम्स इन गिवन प्राइसेस। तो जो भी उनके पास पैसा है, जो भी उनके पास कैपिटल है, उस कैपिटल को लगा के, उस पैसे को लगा के कम वॉल्यूम ही प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि आपको ज्यादा पे करना पड़ जा रहा है। रिजल्ट इन लेस प्रॉफिट एज द सेलिंग प्राइस विल राइज ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सिमिलरली इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो देन प्रॉफिट मार्जिन विल बी हाई एंड सप्लाई विल राइज। मतलब आप समझ रहे हैं। इसको सप्लायर के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप सप्लायर हैं और आपको किसी, मतलब प्रोड्यूसर हैं और आपको कोई चीज प्रोड्यूस करने में जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा आपका लग जा रहा है, ठीक है। जब आपका खर्चा ज्यादा हो जा रहा है तो चीजें महंगी हो जा रही हैं। देखिए, एक हाई रेट की चीज होती है, एक महंगी चीज हो रही है। मतलब 10 रुपए वाली चीज 25 में मिल रही है तो महंगी है, लेकिन जो चीज 25 की है वो 25 में मिल रही है तो महंगी नहीं है। अब बात समझ रहे हैं कि 10 रुपए किलो आलू मिलता है, 100 रुपए किलो सेब मिलता है। 100 रुपए किलो सेब मिल रहा है, उसकी वैल्यू ही वो है 100 रुपए, और आलू 10 रुपए तो उसकी वैल्यू ही 10 ही रुपए। लेकिन अगर 10 रुपए वाला आलू अगर 20 रुपए बिक रहा है, इसका मतलब वो महंगा बिक रहा है, ठीक है। तो इनके कहने का सेंस ये है कि अगर चीजें अगर महंगी हो करके बिक रही हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप कम प्रोड्यूस कर पाएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ज्यादा हो जाएगा और आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर लो हो जाता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, तो आप ज्यादा चीजें सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में तीन बातें बोली हैं। पहली बात, सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स स्पेशली द सब्सटीट्यूट गुड्स। तो जो सप्लाई है किसी कमोडिटी की वो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, स्पेशली सब्सटीट्यूट। अब आप सब्सटीट्यूट तो जानते हैं, टी और कॉफी, एक के जगह दूसरे को आप इस्तेमाल कर लें, दैट इज सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, जिनकी ज्वाइंट डिमांड होती है। इन्होंने फोकस किया है सब्सटीट्यूट गुड्स पे। सब्सटीट्यूट गुड्स को ऐसे समझिएगा कि दो गुड्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई। वाई की प्राइस बढ़ने पे एक्स की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। ये लोग स्विच कर जाते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बोला प्रोड्यूसर्स हैव ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक कमोडिटी से स्विच करके दूसरी कमोडिटी पे अपना सारा का सारा जो भी उनका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे इंप्लीमेंट कर दें और दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तो पढ़ा होगा, जहां पे गिवन रिसोर्सेस में एक्स और वाई दो गुड्स होते हैं, जहां पे हम
एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, यहां वही कहानी है, ठीक है। तीसरा कहा जा रहा है कि इफ द प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज आर राइजिंग, अगर दूसरे कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे व्हाइल द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी अंडर द स्टडी रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोड्यूसर विल फाइंड इट मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस एंड सेल अदर कमोडिटीज। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने बोला कि प्रोड्यूसर भी दूसरी कमोडिटी बना करके बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि महंगे में बिक रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। एक बार और इसे अच्छे से समझते हैं। इन्होंने बोला कि मान लीजिए कि दूसरी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, तो प्रोड्यूसर तुरंत स्विच कर जाएगा और वो भी वही चीजें प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा जिसकी प्राइसेस मार्केट में ज्यादा हो रही है, ताकि इनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, ये पांचवा पॉइंट है जो है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में दो बातें बोली गई हैं। पहला, एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स एंड एडवांस टेक्निक्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन देयर बाय। इन्होंने बोला कि होता क्या है कि जब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाए, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, तो क्या हो रहा है कि नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स का इन्वेंशन हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी जब आ रही है, तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत है वो कम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी इंड्यूसेस द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर एंड इंक्रीज सप्लाई देयर बाय। इन्होंने बोला कि जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है, आप नई मशीन लेकर के आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, तो अब वो आपको इंड्यूस क्या करेगा, वो आपको एक हिसाब से मोटिवेट क्या करेगा कि आप उसी चीज को और ज्यादा प्रोड्यूस करें और उसकी सप्लाई मार्केट में आप बढ़ा दें। हमारा सिक्स्थ जो डिटर्मिनेंट है वो है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इसमें चार बातें बोली गई हैं। सबसे पहली बात, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द इंडस्ट्री इज मोनोपोलाइज्ड और कॉम्पिटिटिव। मोनोपोलाइज्ड का मतलब आप समझते हैं ना, मोनोपोली सिंगल सेलर, कॉम्पिटिटिव में ढेर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आ जाते हैं, आपस में बहुत ढेर सारा कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि किसी भी कमोडिटी की सप्लाई इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि उनकी इंडस्ट्री का नेचर क्या है, वो मोनोपोली है या कॉम्पिटिटिव नेचर के फर्म्स हैं। दूसरा इन्होंने बोला, इन केस ऑफ मोनोपोली वन फर्म प्रोड्यूसेस द एंटायर कमोडिटी। मोनोपोली में एक फर्म पूरी की पूरी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अ मोनोपोलिस्ट फर्म विल टेक टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट सो एज टू रेज द मार्केट प्राइस। और मोनोपोली के जो फर्म्स होते हैं ना, वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मार्केट की डिमांड 100 यूनिट्स है, इन्होंने 60 पे ला करके मार्केट की डिमांड मतलब सप्लाई को रोक दिया। अब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा। तो क्योंकि मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, तो वो ये कर सकते हैं, वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, इसमें उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। आगे इन्होंने बोला, बट इफ देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग फर्म्स। मोनोपोली में तो एक कहानी थी, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन है फर्म्स के बीच में और देयर विल बी नो टेंडेंसी टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट, और ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है कि आप आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ढेर सारी कंपनीज हैं, आप किसको मना करेंगे कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं आर लाइकली टू प्रोड्यूस एंड सेल मोर एज कंपेयर टू मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्री। तो जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा बेचेंगे मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। ये हमारा सातवां डिटर्मिनेंट है। इसमें दो बातें बोली गई हैं। पहली ये कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है ना, वो भी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। ज्यादा टैक्स लगा दिया, टैक्स का जो स्लैब है वो ज्यादा भारी भरकम लगा दिया। आपको मालूम है इंडिया में जीएसटी चल रहा है 5%, 10%, 18%, 28%। तो 5% वाले को अगर आप 18 पे ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उसे खरीदना कम कर देंगे। तो इन्होंने बोला कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आर लाइकली टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चीजें आती हैं, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारी की सारी चीजें जो पहले आया करती थी वो सारी की सारी चीजों की बात की जा रही है। इससे जो कॉस्ट है वो हायर हो जाएगा, फिर इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। तो देखिए दो बातें समझनी है, एक महंगी चीज और एक महंगे में बेचना। महंगी चीज मतलब एप्पल 100 रुपए किलो, महंगे में बेचने का मतलब 10 रुपए वाली चीज आप 25 में बेच रहे हो। तो जब आप महंगी चीज बेचोगे उसमें ठीक है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन 10 रुपए वाली चीज अगर बहुत महंगी होगी, 25 में बिक रही है, तो आपको फायदा नहीं हो रहा और लोग भी अवॉइड करेंगे उसे खरीदने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन में बेसिकली ऐसे ही होता है। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 8, जो आठवां डिटरमिनेंट है वो है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस में दो बातें बोली गई हैं। पहला,
If the producers expect an increase in the price of a commodity in future, they will supply less today and hold it so as to offer a large quantity of the commodity in future at higher prices. नॉर्मल सी बात, इन्होंने बोला कि अगर प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में एक पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटीज की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाली हैं, तो आज के टाइम पे वो क्या कर देंगे, उसे होल्ड कर लेंगे, अपने पास रोक करके रख लेंगे, उसकी सप्लाई कम कर देंगे मार्केट में या खत्म कर देंगे, देंगे ही नहीं, क्योंकि जब उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगी ना तो उसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे ताकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। दूसरा इन्होंने बोला, सिमिलरली एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन फ्यूचर प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज सप्लाई इन द प्रेजेंट पीरियड, क्योंकि दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में इसकी प्राइस कम होगी तो ये लोग आज ही के टाइम में क्या करेंगे, इसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ा देंगे। रीजन क्या है कि सप्लाई बढ़ाने से आज के रेट में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, भविष्य में जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तब इनको कंपैरेटिवली तो कम ही प्रॉफिट मिलेगा ना। तो जब एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो अभी रोक लेते हैं, प्राइस बढ़ने के बाद बेचेंगे, और जब एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में प्राइस कम हो जाएगी तो अभी ज्यादा से ज्यादा बेचना शुरू कर देंगे क्योंकि कंपैरेटिवली अभी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगला है नाइन्थ, दैट इज नेचुरल फैक्टर्स। इसमें भी दो छोटी छोटी बातें बोली गई हैं। नेचुरल फैक्टर्स में इन्होंने बोला, नेचुरल फैक्टर्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जाहिर सी बात है, हमारे सेक्टर्स तीन होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ना, ज्यादातर रॉ मटेरियल्स आपको खेत से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो नेचुरल फैक्टर्स है ना वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, प्रभावित करता है। दूसरा इन्होंने बोला कि नेचुरल फैक्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एडवर्सली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ सम कमोडिटीज। तो इन्होंने बोला जो बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, या आपके जो जो भी आप उपजा रहे हैं ना, जो भी आपके क्रॉप्स हैं उनके लिए अनफेवरेबल अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आपकी सप्लाई को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगला है अग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। जो हमारा 10th डिटर्मिनेंट है वो प्रोड्यूसर्स के बीच में एग्रीमेंट है, मतलब आपस में घपला कर लेते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। समटाइम्स प्रोड्यूसर्स मे फॉर्म अ पूल and enter into some agreement to restrict the supply of a commodity to earn larger profits। अब मान लीजिए चार बड़े बड़े लोग हैं और चारों ने 10-10 करोड़ रुपए लगा दिए, 40 करोड़ रुपए हो गए, और 40 करोड़ रुपए में उन्होंने क्या कर लिया, मार्केट से शुगर, 40 करोड़ के मार्केट से शुगर को गायब कर दिया। 40 रुपए किलो शुगर है और 40 करोड़ की शुगर गायब हो गया, मतलब 1 करोड़ केजी शुगर मार्केट से गायब हो गया। अब जितनी डिमांड उस हिसाब से सप्लाई तो नहीं है। अब क्या होगा कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब जब प्राइस बढ़ जाएगा तो ये धीरे धीरे महंगी प्राइस पे ये जो शुगर उन्होंने होल्ड कर लिया है उसे बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। ये हम 1970 की कोई पिक्चर में देखे थे, तो उस जमाने में भी ये सब चला करता था। क्लासिक मूवी पे देखे थे, आप भी देखिएगा ना, बड़ा दिमाग लगाते थे भाई, ये पुरानी चीजें, नई चीज नहीं है ये। दे विल क्रिएट आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। देखिए स्केर्सिटी मतलब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम ऑफ द कमोडिटी, एंड एज कॉन्सिक्वेंस इट सप्लाई विल डिक्रीज। और उसके बाद सप्लाई डिक्रीज होगी, प्रॉफिट डिमांड ज्यादा हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो इनका भी मुनाफा बढ़ेगा। और आखिरी जो 11th डिटर्मिनेंट है वो इस प्रकार है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है तो फिर क्या हुई, दो बातें। पहली बात, एन इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विल एक्सपैंड द साइज ऑफ द मार्केट। अगर आपके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है तो ये आपके मार्केट साइज को इंप्रूव कर देगा, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन है, वाटरवेज है, मतलब सी के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, अगर आप रोडवेज अगर आपका बहुत अच्छा है, अच्छी खासी सड़कें हैं, तो इससे आपका जो सप्लाई बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, मोबाइल कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। This will motivate the producers to produce and supply more। तो अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होंगे और वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा सप्लाई भी करेंगे। आई होप एंड बिलीव कि आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया होगा डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गॉड ब्लेस।